हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है। अदिति, बिहार चुनाव को लेकर के बीजेपी अपनी कमर को कस रही है, साथ साथ जो सहयोगी दल हैं उन्हें भी एकजुट करने की कोशिश इस समय बीजेपी की तरफ से की जा रही है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है, सबसे पहले सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को फिक्स करना, दूसरी चीज रणनीति ग्राउंड पर जाकर बनाना। सीएम फेस को लेकर के बीजेपी बार बार ये कह रही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रहे हैं तो वही तो सीएम होने वाले हैं आने वाले दिनों में। लेकिन इस समय जिस तरीके से कांग्रेस और अब तेजस्वी यादव भी जो है वो अपनी तरफ से यात्रा निकाल रहे हैं, वो बीजेपी के लिए चुनौती भी है, क्योंकि लोगों को समेटना और अपने कार्यकर्ताओं को लामबंद करना ये ना केवल कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब है बल्कि आरजेडी के लिए भी और खास तौर पर बीजेपी के लिए बिहार में। आपने करंट बिहार की पूरी पॉलिटिक्स पर जो पहला सवाल है पूछ लिया। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं पहले बता दूं, जब अमित शाह किसी काम की जिम्मेदारी, और ऐसा नहीं है, बिहार एक ऐसा राज्य है जिसमें 2020 में भी जब चुनाव हुए थे तब भी अमित शाह ने इसको अपने हाथ में लिया था, और भूपेंद्र यादव जो उनके सबसे करीबी हैं, वो तमाम जो धर्मेंद्र प्रधान, जो इम्पोर्टेंट लोग हैं जिनको संगठन समझ आती है, वो इसमें जिम्मेदार थे। अभी भी अमित शाह देखिए कहीं ना कहीं जो बॉडी लैंग्वेज के साथ पहुंचे हैं, ये समझ आ रहा है कि किस तरीके से बिहार चुनाव बीजेपी ले रही है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस लोकेशन पर गए हैं, मगध और शाहाबाद, यहाँ पर एनडीए चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। कितनी विधानसभा सीटें हैं मगध और शाहाबाद में? वो है 73। शाहाबाद में 22 विधानसभा सीटें हैं जिसमें बीजेपी सिर्फ 4 पर है, आरजेडी 10 पर है, जेडीयू 1 पर, कांग्रेस 4 पर और अदर्स 3। तो अब इस रणनीति को समझिए। पहला, अमित शाह का पूरे रणनीति को और स्ट्रैटेजी को कमान मिले। दूसरी बात है कि वहां पर कार्यकर्ताओं को जाकर ये कहना कि किस तरीके से आप मालिक हैं, ये बात बार बार कहना कि आप मालिक हैं। और मालिक के साथ साथ उन्होंने ये कहा कि आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी स्टेप बाय स्टेप चलती है। बिहार चुनाव में सबसे पहले कार्यकर्ताओं को उनको मोटिवेट करना था, मोबिलाइज करना था, और कार्यकर्ताओं को कहा कि आप मालिक हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी ही है जिसमें बूथ का जो लीडर होता है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है। और अमित शाह ने अपने भाषण में कहा कि मैं भी एक बार बूथ लीडर रह चुका हूं, मैं भी बूथ मैनेजर रह चुका हूं, और उसके बाद आज मैं यहां तक पहुंचा हूं। दूसरी बड़ी बात है, कार्यकर्ताओं को ये बताया कि आपको जाकर जनता को क्या बताना है। तो जो भाषण के उनके पॉइंट्स थे कि कोई ये जो रैली है जिनका आप जिक्र कर रही थी, राहुल गांधी और तेजस्वी को लेकर, ये कोई वोट का अधिकार, बिहार का अधिकार, ये कोई रैली नहीं है। ये रैली है कि कैसे बांग्लादेशी जो घुसपैठी हैं उनको वोट दिलवाना, उनको भारत बिहार के युवाओं का जो हक है, नौकरी का हो या तमाम चीजों का, वो हक बांटना जो घुसपैठियों को लेकर। तो कहीं ना कहीं एक लाइन एंड लेंथ तैयार करके अमित शाह ने आज के इस दौरे में कार्यकर्ताओं को दी है कि आपको क्या घर घर तक पहुंचाना है, आपको प्रचार क्या करना है, और ये भी कह दिया कि आपके बिना चुनाव नहीं जीता जा सकता, आप ही मालिक हैं। तो ये अक्सर वो क्षण आता है जब कार्यकर्ताओं से जनता के संवाद से पहले जो आला कमान है, जो संगठन के वरिष्ठ व्यक्ति हैं, वो जाके बातचीत करते हैं। तो कहीं ना कहीं पहला स्टेप ये है कि कैसे मोबिलाइज करना। दूसरी बात है मगध और शाहबाद, जहां पर अमित शाह गए, बेगूसराय भी जाएंगे। यहाँ पर 22 सीटें हैं विधानसभा की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पास केवल 4 है। दूसरा, मगध की बात कर ले, 51 विधानसभा सीटें हैं जिसमें से बीजेपी के पास केवल 10 सीटें हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का दूसरा स्टेप, एक जो हमारी ऑलरेडी सीट्स हैं उन पर काम करना। दूसरा स्टेप है कि जो सीटें हमारे पास नहीं है उस पर कैसे काम करना है, क्योंकि आपको अगर अपनी जीत का दायरा बढ़ाना है, आंकड़े बढ़ाने हैं, और कई बार है ना इस तरह की स्थितियां होती हैं कि ऑलरेडी आप जिन पर जीते हुए होते हो वहां पे एंटी इनकम्बेंसी का माहौल होता है और आप चुनाव नहीं जीत पाते। तो आपको ये भी देखना होता है कि कौन सी वो सीटें हैं जहां पे मार्जिन कम था, वहां जीत सकते हैं। कन्वर्टेबल सीट्स कौन सी हैं कि कांग्रेस की, अदर्स की या आरजेडी की सीट को कैसे आप ला सकते हैं। तो ये जो दौरा है, ये जहां पर जा रहे हैं वो बहुत बीजेपी के लिए अच्छी सिचुएशन वाला नहीं है, पर वहां से ये आगाज करना ये अपने आप को बताता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने दायरे को बढ़ाना चाहती है, एंटी इनकम्बेंसी के लिहाज से किस तरीके से और सीटों को बढ़ाने की तैयारी। अब तीसरी बड़ी बात है कि हर वो बात अमित शाह ने कही। अगर 4 बड़ी बातों का जिक्र कर लें कि क्या थी, तो आप देखिए कि राहुल की यात्रा
वोट बचाओ नहीं थी, घुसपैठियों को बचाने की थी, घुसपैठी बचाओ यात्रा थी। दूसरी बड़ी बात है, लालू यादव बांग्लादेशियों को बचाना चाहते हैं। आप नैरेटिव देखिए, और इसी का क्योंकि मैं आऊंगी आरजेडी और कांग्रेस पे भी, इसके बाद लालू राबड़ी बिहार के विकास के लिए खतरा है। जैसे अमित शाह ने कहा कि जेल से भी छूट के आते हैं तो हाथी पर आते हैं। ये नैरेटिव बनाने कार्यकर्ता क्या करेंगे? कार्यकर्ता जब अपने जनता के साथ बैठ के थड़ी पर चाय पियेंगे तो ये सब बताएंगे कि आपके बिहार को क्या मिलेगा अगर आरजेडी या कांग्रेस आती है तो ये कहीं बोलते हैं कि एक नैरेटिव सेट किया गया। 2/3 से ज्यादा, अच्छा ये भी कहा गया कि यहाँ हम सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं आए, 2/3 से ज्यादा। अक्सर आपने देखा होगा कि कार्यकर्ताओं को एक टारगेट दे दो, कार्यकर्ता इमोशनल भी होता है, मोटिवेटेड भी होता है और कहता है कि अगर अमित शाह जी या नरेंद्र मोदी ने कहा है कि फलाना नंबर आना चाहिए तो हम उतना ला देंगे। इसलिए नंबर का जो आंकड़ा है वो बढ़ा दिया है, जीत का जो फासला है वो बढ़ा दिया है। ये कहा गया है कि आपको 2/3 से ज्यादा बहुमत से जीत कर आना है। ऐसा नहीं कि आप बॉर्डर मार्जिन से बस सरकार बन गई और खुश हो गए। तो ये एक बड़ा बात है कि 2/3 से ज्यादा। तीसरा, आरजेडी के घोटाले के बाद, मतलब आरजेडी घोटालेबाज पार्टी है तो ना वो आपको बिजली दे पाएगी, ना वो नौकरी दे पाएगी, बल्कि लैंड फॉर जॉब्स का जिक्र किया, तमाम वो बातें कही गई, तो नैरेटिव सेट किया गया। अब आपने बात कही आरजेडी और कांग्रेस, देखिए इस पूरे मसले में, क्योंकि यहाँ पर एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन है और जिसको हमने देखा कि हम विधानसभा लोकसभा के चुनाव, लोकसभा के जब लोकसभा चल रही थी, पार्लियामेंट चल रही थी, तो हम अक्सर ये कहते थे कि एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन में या उपराष्ट्रपति चुनाव में भी हमने देखा कि एकजुटता कैसे है, बिहार का लिटमस टेस्ट है। तो यहाँ पर देखिए दोनों की जो एकजुटता है वो टेस्ट होगी जब टिकट वितरण होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों से ज्यादा पर चुनाव लड़ना चाहती है। तो वहीं इस बार कांग्रेस भी ये तैयारी कर चुकी है। हम कांग्रेस के जब बिहार के नेताओं से मिलते हैं, प्रभारी से मिलते हैं, तो वो भी ये कहते हैं कि हम 70 सीटों पे लड़े थे पिछली बार और 70 सीटों पे तो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति है, यहां तक कि ये भी माना गया है कि उन्होंने 15 सीटें ऐसी मांगी हैं जो आरजेडी के पास, आरजेडी की सीट को भी मांग की जा रही है एक्सचेंज पे कि हम 70 पे लड़ेंगे और ऐसी एक 15 सीटें हैं जिस पर आप लड़ी और आपकी 15 सीटें हैं जिस पर हम लड़ना चाहते हैं। तो कांग्रेस भी अपनी रणनीति अब इसको लेकर, अब जैसे राहुल गांधी और आपने तेजस्वी यादव को बाइक पर देखा, एक अलग नैरेटिव देखा कि 2 लड़के हैं साथ में जा रहे हैं, एक युवा, एक आइकन वाली आपने अपना करिश्मा राहुल गांधी ने दिखाने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद जब तेजस्वी अपनी अलग यात्रा निकाल रहे हैं, बिहार अधिकार यात्रा, तो वहां के कार्यकर्ताओं में ये मैसेज है कि भाई तेजस्वी इनसिक्योर हो गए हैं, तेजस्वी राहुल के साथ नहीं निकलना चाहते। जाहिर तौर पर चुनाव के वितरण तक ऐसी कई बातें आएंगी और ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव भी ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो हिंदू मुस्लिम करके, दंगे फसाद करके चुनाव लेना चाहती है। और यहां तक कि ये तक भी कहा गया कि वक्फ बोर्ड जो अभी नया कानून आया है वो सीधा सीधा हमारे मुस्लिम भाइयों की जमीन हड़पने का कानून है। तो अगर ये सरकार आएगी तो आप सोच लीजिए क्या होगा। तो पोलराइजेशन शुरू हो चुका है और ना सिर्फ आरजेडी कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी के भी, जो हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस पॉइंट को एक्सेप्ट नहीं करती, मंच पर नहीं दिखती, पर कई ऐसे नेता हैं जो हिंदू राष्ट्र और हिंदू राज्य की बात करके ऐसे कई कॉन्क्लेव्स वहां पर कर रहे हैं। तो लपोलुबाब ये है कि चुनाव अपने चरम पर धीरे धीरे पहुंच रहा है। वोट चोरी को लेकर आज राहुल की जो प्रेस वार्ता हुई है, उसका बिहार में जमीनी इफेक्ट उतना हो या ना हो, पर कहीं ना कहीं एक सेक्टर है जो राहुल गांधी को सुनना शुरू हो गया है। अब ये देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल ये नजर आ रहा है कि अमित शाह ने उन जगहों की जहां पर बीजेपी का वोट बैंक बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, वहां की कमान अपने हाथों में ले ली।